तो बैंक दो तरह के होते हैं, पहला व्यावसायिक बैंक और दूसरा केंद्रीय बैंक। तो देखते हैं व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं। व्यावसायिक बैंक का मतलब हो गया कि वह बैंक जो लाभ के उद्देश्य से मुद्रा का जमा, लेन देन तथा ऋण की सेवाएं प्रदान करता है तथा चेक या आदेश पर भुगतान भी करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे व्यावसायिक बैंक कहते हैं। तो इस प्रकार से व्यावसायिक बैंक वह बैंक जो लाभ के उद्देश्य से मुद्रा का जमा लेन देन, लाभ के उद्देश्य से क्या करता है, मुद्रा का जमा लेन देन तथा ऋण की सेवाएं भी प्रदान करता है तथा चेक या आदेश पर भुगतान भी करता हो, उसे क्या कहते हैं, व्यावसायिक बैंक कहते हैं। इसके बाद है केंद्रीय बैंक। कहता है केंद्रीय बैंक वह बैंक जिसका मुख्य कार्य देश की मौद्रिक नीतियों की रचना करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि केंद्रीय बैंक हमारे भारत में सिर्फ एक ही है, और क्या है, आरबीआई। आरबीआई केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। अब कहता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, देश की मौद्रिक नीतियों, मतलब मुद्रा की जो भी नीति बनेगी, मुद्रा कौन सी मुद्रा चलाना है, अगर मुद्रा को चेंज भी करना है या भी जो भी चीज करना है, उसका संचालन, नियम, अगर कुछ नियम कानून बदलना हो कि भैया हमें 100 रुपये का नोट बंद कर देना है और 500 नहीं बल्कि 300 नोट चालू करने हैं, ठीक है, तो इसमें भी आरबीआई की भूमिका होती है, उसी के नियम के अनुसार से होता है। निर्देशन, आरबीआई ये भी निर्देश देता है, ठीक है, कि लोगों को लोन देना है तो उसे बैंकों, व्यावसायिक बैंक जो होता है उसे लोन देना पड़ता है। आरबीआई ये भी कहता है कि उसका जो ब्याज दर है वो फिक्स कर देता है कि आप लोगों से 2 से ज्यादा % ब्याज नहीं ले सकते हैं। तो आरबीआई के निर्देश के अनुसार से ही व्यावसायिक बैंक चलता है। तो इसीलिए आरबीआई क्या करता है, आरबीआई एक ऐसा बैंक है जो सभी बैंकों को निर्देश देता है कि कैसा चलाना है, उस पर कंट्रोल भी करता है। ठीक है, हमारे देश में एक ही केंद्रीय बैंक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस प्रकार से वह बैंक जिसका मुख्य कार्य होता है देश की मौद्रिक नीतियों की रचना करना, संचालन करना, नियमन करना, निर्देशन देना और कंट्रोल करना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, केंद्रीय बैंक कहते हैं। आगे है कि ऋण किस परिस्थिति में समस्याएं खड़ी कर सकता है। ऋण जो है वो किस परिस्थिति में समस्याएं खड़ी कर सकता है। मान लीजिए व्यक्ति लोन लेता है तो कुछ लाभदायक भी है, कुछ हानिकारक भी है, कैसे कह सकते हैं, और किस परिस्थिति में लाभ होगा लोगों को लोन लेना और किस परिस्थिति में हानि होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहता है कि एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, सही बात बोला, कि एक स्थिति में एक ऐसा परिस्थिति होता है जिसमें व्यक्ति को जो ऋण होता है आय बढ़ाने में सहयोग करता है। सपोज दैट आप बैंक से लोन लिए 50,000 और बिजनेस मतलब कोई शॉप ओपन कर दिए और उससे आप आराम से महीने का 20,000 रुपया कमा रहे हैं, तो भैया आपको इनकम, इससे आपका इनकम ग्रोथ कर रहा है, ये ऋण से आपका कोई समस्याएं खड़ी नहीं हो रहा है, बल्कि आपकी जो आय है वो बढ़ रही है, तो आपको आय बढ़ाने में सहयोग करता है। आप कहता है जहां व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है, इस परिस्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति पहले बेरोजगार था, उन्होंने ऋण लिया, ऋण लेने के बाद शॉप खोला और शॉप खोलने के बाद आराम से 50,000 का पैसा अभी आराम से मतलब महीने में 20,000 रुपया कमाता है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि आय इसका जो है वो बढ़ रहा है और पहले की परिस्थिति से बेहतर हो जाती है। लेकिन अब दूसरी स्थिति की बात भी कर लेते हैं। अगर दूसरी स्थिति की बात की जाए तो दूसरी स्थिति जहां अधिक जोखिम हो सकता है वो कहां हो सकता है, ऋण कर्जदार के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक व्यक्ति फसल उत्पादन के लिए ऋण लेता है, ठीक है, एक किसान है जो फसल को उत्पादन करने के लिए बैंक से ब्याज लेती है। यदि किसी कारणवश उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, भगवान ऐसा ना करे लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो वह ऋण को वापस नहीं कर पाता है। सही बात, जो बहुत ही पुअर किसान होते हैं
वो उसे किसी ना किसी रूप से ऋण लेना पड़ता है। ठीक है, फसल लगाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं और इस परिस्थिति में उसे लेना पड़ता है। और जब ले करके वो खेती करता है और किसी कारणवश फसल बर्बाद हो जाती है तो वह ऋण को वापस नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति में वो क्या करे, फिर से कर्ज चुकाने के लिए पुनः ऋण लेता है तो अपनी जमीन बेचने के लिए विवश हो जाता है। समझाए ना? कहने का मतलब एक किसान है और वो किसान फसल उगाने के लिए ऋण लेता है। ठीक है, फसल लगाने के लिए ऋण लेता है, लेकिन किसी कारणवश उसका जो फसल है वो बर्बाद हो जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में जो किसान है वो फिर से ऋण लेता है, पुनः ऋण लेता है। किस लिए? भैया मैंने जो बैंक से या मैंने साहूकार से जो पैसा लिया था फसल उगाने के लिए, वो उसे हमें ऋण चुकाना है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर किसी साहूकार से, किसी व्यक्ति से फिर से पुनः कर्ज ले लेता है तो फिर ऐसी परिस्थिति में उसे जमीन बेचना पड़ सकता है। उसके पास जो जमीन है जिससे खेती करता था वो जमीन भी उसे बेचना पड़ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस परिस्थिति के खतरे इस बात को तय करते हैं कि ऋण उपयोगी होगा या नहीं। मतलब ऋण लाभ है या हानि है ये तो आपकी परिस्थिति तय करेगा। ठीक है, हम डायरेक्ट ये नहीं कर सकते कि ऋण हानिकारक है, ऋण लाभदायक है। भैया ऋण हानिकारक और लाभदायक दोनों ही है, लेकिन ये तो आपकी परिस्थिति तय करेगी कि आप किस परिस्थिति में ऋण ले रहे हो। उस परिस्थिति को पहले जांचिए कि हमारा परिस्थिति क्या है। ठीक है, और परिस्थिति के अनुसार से ही ऋण लाभदायक या हानिकारक हो सकता है, आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकती है। आगे है भारत में औपचारिक क्षेत्र के साथ। जैसे कि ऋण अगर हम देखें तो ऋण को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। ऋण दो प्रकार के होते हैं मुख्य प्रकार से। अगर भारत में देखा जाए तो ऋण दो प्रकार के हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अगर औपचारिक ऋण की बात की जाए तो बैंकों तथा सहकारी समितियों से लिए गए ऋण को औपचारिक ऋण कहते हैं। मतलब अगर आप बैंक से कर्ज लेते हैं तो ये औपचारिक ऋण होगी। अगर आप सहकारी समिति से, जैसे छोटे छोटे जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी होते हैं, ठीक है, तो अगर उससे आप ऋण लेते हैं तो क्या हो गया? औपचारिक ऋण हो गया। तो बैंकों तथा सहकारी समितियों से लिए गए ऋण को औपचारिक ऋण कहते हैं। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनौपचारिक ऋण। ठीक है, अनौपचारिक ऋण कहता है साहूकारों, व्यापारियों, मालिकों, रिश्तेदारों और मित्रों आदि से लिए जाने वाले ऋण को अनौपचारिक ऋण कहते हैं। ठीक है, वैसे ऋण जो आप साहूकार से लेते हो, व्यापारियों से लेते हो, या फिर मालिकों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से इत्यादि से लिए जाने वाले ऋण अनौपचारिक ऋण कहलाते हैं। अब देखिए इसको अनौपचारिक और औपचारिक क्यों कहते हैं, आप इसको जरा सा गौर से देखिएगा। सबसे पहले इसके स्रोत देखते हैं। ठीक है, औपचारिक ऋण, सबसे पहले औपचारिक ऋण की अगर बात की जाए तो इसकी ब्याज दर कम होती है। ठीक है, औपचारिक ऋण में क्या होता है कि भैया आरबीआई ने ये मोहर लगा दिया कि भैया किसी से भी, सभी बैंकों पे निर्देशन रखता है, संचालन करता है सभी बैंकों का, कि आपको 2% से ज्यादा ब्याज नहीं लेना है किसी पर्सन से। तो क्या रहता है, वो कंट्रोल में रहता है। अब कहता है इसमें ऋण लेने वालों का शोषण नहीं होता है। सही बात, इसमें शोषण नहीं किया जाता है। मान लीजिए अगर आपने किसी साहूकार से लोन लिए तो उसमें क्या होता है, आप पैसे नहीं दे पाए तो आपको 2-4 गालियां भी सहना पड़ सकता है। हो सकता है आपको मार भी पड़ सकती है पैसे नहीं देने पर। हो सकता है आपके जबरदस्ती जो जमीन है, घर है, वो हड़प ले सकता है। आपके पैसे 10,000 है लेकिन आपकी जमीन अगर 50,000 की जमीन है तो वो भी आपका रख लेगा। तो वो शोषण करता है। या फिर ये भी कह सकता है कि आपने कर्ज लिया है हमारा, वो कर्ज नहीं दे पा रहे हैं तो चलिए हमारे यहाँ काम कीजिए। ठीक है,
और जो काम कीजिएगा उसका मजदूरी, अगर दैनिक मजदूरी जनरल अगर चल रहा है 350 रुपया, लेकिन आपको वो देगा 150 रुपया। 150 में वो काम करा रहा है। जो काम 350 रुपया में होता है वो काम आपसे 150 रुपया में करा रहा है। इसका मतलब आप पे शोषण कर रहा है। ठीक है, तो ये है ऋण लेने वालों का शोषण। इसमें नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? तो भैया बैंक या आप सहकारी समिति से लेते हैं तो आपका शोषण नहीं किया जाता है। अगर इसके आगे बात करें, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी करना होता है। ठीक है, मतलब औपचारिक ऋण का क्या होता है? लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी करना है, दोनों करना है। यह कोई अनुचित शर्त नहीं लगाते हैं। अनुचित मतलब गलत शर्त नहीं लगाते हैं कि आपको ये करना होगा, मतलब आपको 10% ब्याज लगेगा या फिर नहीं देगा तो फिर आपको हम, मतलब तरह तरह के जो अनुचित शर्त हैं वो आपसे नहीं लगाया जाता है। आरबीआई इसके कामकाज पर नजर रखता है। मैंने पहले बताया कि आरबीआई क्या होता है। आरबीआई केंद्रीय बैंक होता है जो सभी बैंकों पे नजर रखता है। ठीक है, मौद्रिक नीति को रचना करता है, संचालन करता है। तो ये जितने बैंक हैं, अरे कौन बैंक अनुचित कार्य कर रहा है या मतलब अच्छा कार्य कर रहा है, कौन अधिक रेट ले रहा है, ये सारा चीज देखता है। कौन बैंक ऋण दे रहा है, कौन बैंक ऋण नहीं दे रहा है, ये सारा चीज के सारे कामकाज पर नजर रखता है। तो इसमें आरबीआई के कामकाज पर नजर रखता है। इसे सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है। किसको? औपचारिक ऋण को। अब इसके जस्ट अपोजिट अगर बात करें तो अनौपचारिक ऋण। अनौपचारिक ऋण के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, यह सरकार के नियंत्रण में नहीं होता है। अब मान लीजिए कोई दोस्त आपको पैसा दिया, ठीक है, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, और वो पैसे रिटर्न करने हैं आपको, मतलब वो आपसे ये भी कह सकता है कि भैया हम आपसे 2% लेंगे, या हो सकता है बिना परसेंट का लेंगे, लेकिन हमारा ये काम आपको कर देना पड़ेगा। जब हमें 20,000 की जरूरत पड़ेगा तो आपको देना पड़ेगा। और हो सकता है वो भी आपसे 5 साल 10 साल के बाद दे। तो सरकार ये सब चीजों पर नियंत्रण, मतलब सरकार के नियंत्रण, इसमें कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट है, इनके लिए सरकारी नियम होते हैं परंतु पालन नहीं किया जाता है। सरकारी नियम होता है, मान लीजिए अगर एक साहूकार है, वो ब्याज पे पैसे लगाता है, तो उसका भी एक कंडीशन है कि भैया आप लाइसेंस लीजिए पहले, और लाइसेंस लेने के बाद आप साहूकारी कीजिए। उसका जो लाइसेंस के थ्रू से आपका जितना गाइडलाइन दिया गया है, 2% या 1% ब्याज लेना है, आप उतना ही लेना है, आपको उतना ही लेना चाहिए। तो सरकारी नियम तो होते हैं लेकिन पालन नहीं किया जाता है। जैसे सरकारी नियम क्या है? देखिए, सरकारी नियम ये है कि भैया आपको ब्याज दर ऊंची नहीं होनी चाहिए। दूसरा नियम क्या होता है कि जो मतलब लोन लेता है, लोगों पर शोषण नहीं होना चाहिए, और शोषण किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इनके लिए सरकारी नियम तो होते हैं लेकिन पालन नहीं होता है। अब आगे देखते हैं, कहता है इनका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसको सामाजिक कल्याण से मतलब नहीं है भैया, इसका उद्देश्य है लाभ कमाना। ठीक है, अगर हम आपको पैसे दे रहे हैं तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है हमारा, लाभ कमाना, हमें कल्याण नहीं करना है। औपचारिक ऋण के स्रोतों की तुलना में इसकी ब्याज दर अधिक ऊंची होती है। औपचारिक ऋण की स्रोतों की तुलना में अगर उसकी ब्याज दर 2% है तो इसकी ब्याज दर 4% है, तो ऊंची तो है। इसके कठोर शर्तें होते हैं। कठोर शर्त तो होते ही हैं कि आपको इतना % देना पड़ेगा, और हर महीने के हर तारीख में आपको देना पड़ेगा। अगर एक भी दिन अगर फेल हुआ तो भैया हम आपसे फिर क्या करेंगे? फाइन लेंगे। अगर 3 महीना बाकी रहा तो ब्याज का फिर ब्याज जोड़ेंगे। तो ये तो कठोर शर्त तो होते ही हैं। इसमें ऋण लेने वालों का शोषण किया जाता है। ठीक है, जो ऋण लेता है उस व्यक्ति पे शोषण किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि औपचारिक ऋण किसे कहते हैं, अनौपचारिक ऋण किसे कहते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक ऋण में क्या अंतर है। अगर आपसे ये पूछे कुछ सवाल में कि औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हो कि औपचारिक ऋण की ब्याज दर कम होती है और अनौपचारिक ऋण की ब्याज दर अधिक ऊंची होती है। औपचारिक ऋण में लोगों पर शोषण नहीं किया जाता है, जबकि अनौपचारिक ऋण में लोगों पर शोषण किया जाता है। औपचारिक ऋण में कठोर शर्तें नहीं होते हैं, जबकि अनौपचारिक में होते हैं। औपचारिक ऋण का उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक कल्याण करना, जिसमें लेकिन अनौपचारिक ऋण का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है। अनौपचारिक ऋण, औपचारिक ऋण में क्या होते हैं? सरकारी नियम का पालन करना पड़ता है,
लेकिन अनौपचारिक ऋण में सरकार का नियम पालन नहीं करते हैं। तो यही है इसका अंतर। और स्रोत तो बता ही दे रखे हैं, परिभाषा तो बता ही दिए। मतलब औपचारिक और अनौपचारिक ऋण से अगर कोई भी सवाल आए तो आप इजीली बना सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और आपका बिल्कुल इसमें 1 नंबर का सवाल हो, 2 नंबर का सवाल हो, 3 नंबर का सवाल हो, 5 नंबर का सवाल हो, सारा सवाल बन जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग बना लेंगे अगर वीडियो को सही ढंग से देखेंगे तो। अब आगे देखते हैं कि शहरी परिवारों द्वारा, ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि शहरी परिवारों द्वारा लिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत औपचारिक ऋण तथा कितना प्रतिशत अनौपचारिक ऋण था। मतलब ये एनसीईआरटी बुक के अनुसार से हम बता रहे हैं। मतलब उसमें जो डाटा दिया गया है कि अगर शहरी परिवारों की तुलना करें हम तो शहर में लोगों को कितने गरीब परिवार को अनौपचारिक ऋण और औपचारिक ऋण मिलता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे दिया गया है औपचारिक और अनौपचारिक। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, गरीब परिवार। ये शहर की बात मैं कर रहा हूं, गांव की बात नहीं कर रहा हूं, शहर की बात कर रहा हूं। शहर में क्या होता है कि गरीब परिवार को अनौपचारिक ऋण 85% मिलता है। मतलब साहूकारों हो या मित्रों हो, दोस्त हो, इधर उधर से मतलब 85% उसको ऋण मिल जाता है। मतलब इतना परसेंट चांस रहता है मिलने का, लेकिन उसे बैंक से मात्र 15% ऋण ही मिल पाता है। अगर कम संपत्ति वाले को बात की जाए तो औपचारिक ऋण 53% और 47% किससे मिलता है, अनौपचारिक ऋण से। इसके बाद है इसी प्रकार अगर अमीर परिवार की बात की जाए तो उसे औपचारिक ऋण जो है वो 90% मिल जाता है। ठीक है, और अनौपचारिक ऋण वो 10% डिपेंड रहता है। मतलब सोचिए शहरी मतलब शहर में अगर देखा जाए तो शहरों में क्या होता है कि अमीरों को 90% तक जो ब्याज है वो बैंकों से वो लेता है, औपचारिक ऋण लेता है। लेकिन गरीब परिवार उसका उल्टा कर दीजिए, 85% उसे अनौपचारिक ऋण मिलता है शोषण वाले में। ठीक है, जिसमें शोषण किया जाता है। अब देखिए आप कहता है इस चित्र के माध्यम से आप तुलना कर सकते हैं कि गरीबों को शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक ऋण 85% है, शहरी इलाकों में अमीर लोगों को 90% औपचारिक ऋण पूरी की जाती है। मतलब 90% औपचारिक ऋण से पूरी की जा रही है। किसको, अमीर लोगों को, और गरीब लोगों को नहीं, मात्र 15%। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम इस डाटा के अनुसार से कहें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंकों और सहकारी समितियां हैं उससे ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ने की जरूरत या बढ़ाने की जरूरत है, ताकि औपचारिक ऋण का जो फायदा है ये गरीब परिवार भी ले सके। ठीक है, और सस्ते ऋण का फायदा उठा सके, क्योंकि उसी को तो अधिक जरूरत होती है और गरीबों पे अधिक शोषण भी किया जाता है। इसलिए गरीब परिवार को सस्ते ऋण का फायदा उठा सके, इसके लिए सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी समिति और बैंकों को अपनी गतिविधियां बढ़ाने की जरूरत है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। ये लगता है टच नहीं काम कर रखे।